चलिए दोस्तों, शुरुआत की जाए अपने नए चैप्टर की। और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर। कौन से ईयर में इसे इनैक्ट किया गया था? तो आंसर हमारे सामने है दोस्तों, 1936 में इसे इनैक्ट किया गया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ the following is an objective of payment of wages act? Fixing minimum rates of wages, बिल्कुल बेकार बात। Regulate the payment of wages, yes. Revise the minimum wages, भूल जाओ। Regulate the minimum wages, बिल्कुल गलत। तो ये तो मेरे भाई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ना, तो ये किसको रेगुलेट करेगा? पेमेंट को, यानी आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इंक्लूड्स। क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? ट्रामवे सर्विस और मोटर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल होंगे। माइन और क्वेरी बिल्कुल होंगे जी। एस्टैब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस, प्रोडक्शन होगी, बिल्कुल होंगे, यानी सारे के सारे इंक्लूड होंगे जी। आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलें। Wages for the purpose of payment of wages act include remuneration payable under any award, correct. Overtime amount बिल्कुल ठीक है। Additional remuneration, हर चीज आएगी, तो इन सभी को रेगुलेट करता है। तो wages for the purpose of payment of wages act में सब चीजें इंक्लूड होंगी। Wages for the purpose of payment of wages does not include, अब देखो कि इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता। रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं होती, ट्रैवलिंग अलाउंस इंक्लूड नहीं होता, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये भी इंक्लूड नहीं होता। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट टू पर्संस ऑफ ऑल वेजेस रिक्वायर्ड टू बी पेड, all the wages required to be paid under the payment of wages act। किस व्यक्ति की ड्यूटी है भाई? पेमेंट देना तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो पेमेंट देने के लिए किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी है, तो एम्प्लॉयर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, वेजेस पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट shall not exceed, भैया किसी भी हाल में 1 महीने से ज्यादा का पेमेंट पीरियड नहीं होता, ठीक है ना। तो या तो वीकली पे कर दो या सेमी मंथली कर दो, यानी हर 15 दिन बाद, ठीक है कि नहीं। तो मंथली कर दो, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का पीरियड नहीं रख सकते आप। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे भाई। The wages of every person employed in the establishment in which less than 1000 persons are employed shall be paid before the expiry of 7th। तो भैया ऐसा है, जिसमें 1000 लोगों से कम लोग काम कर रहे हैं, वहां तो होती है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अप्रैल की सैलरी 7 मई तक मिल जानी चाहिए। लेकिन मान लो 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में 10th तक हो जानी चाहिए। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो अप्रैल की सैलरी उस केस में 10th मई तक पे हो जानी चाहिए, बट यहां पर तो लेस देन 1000 था, इसीलिए हमने क्या लिखा? 7th। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी? द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन रेलवे इन विच लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डैश डे। भैया इस केस में भी क्या डेट आ गई? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है अपना 9th। तो दोबारा पढ़ लेते हैं। द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन रेलवे इन विच लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ कौन सा डे? 7th डे, ठीक है ना। चले आगे। वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट इन विच मोर देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ, क्या डेट बताई थी अभी? 10th, ठीक है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी, द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन द एस्टैब्लिशमेंट इन विच मोर देन 1000 persons are employed
shall be paid before the expiry of dash working day. थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो हम इसको फिलहाल रेड मार्क कर देते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, ठीक है, तो इसको रेड मार्क कर दिया जाए। आगे चलते हैं। वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल बी पेड इन, कैसे पे करोगे आप? कॉइन्स में भी पे कर सकते हो, करंट कॉइन्स और करेंसी नोट्स में भी, दोनों तरीके से पे कर सकते हो भाई। तो आंसर हो गया सी। कैन द एम्प्लॉयर पे द वेजेस आइदर बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग द वेजेस इन एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट? अब इन सब कामों के लिए आप एक काम कर लीजिए, अगर आपने वाकई चेक से पेमेंट करनी है इन लोगों को, तो ऐसे समय में आपके पास एक रिटन ऑथराइजेशन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रिटन ऑथराइजेशन होना जरूरी है। अगर आपने रिटन ऑथराइजेशन ले लिया तो ऐसे केस में आप ये पैसा उनके अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं और बाय चेक भी पे कर सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। फाइन्स में बिल्कुल होती है डिडक्शन, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी में बिल्कुल डिडक्शन होगी जी, डैमेजेस टू और लॉस ऑफ गुड्स बिल्कुल होगी, यानी इन सभी केसेस में उसकी सैलरी में से डिडक्शन हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें। लिखा है नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज बीन गिवन एन डैश अगेंस्ट द फाइन। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज यानी उसको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा, सुनवाई का मौका देंगे कि भाई आप बताओ कि हम आपके ऊपर ये फाइन इंपोज क्यों ना करें। क्या कहा जाएगा? कि आपके ऊपर ये फाइन इंपोज क्यों ना किया जाए। आगे चलते हैं। तो द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन which may be imposed in any one wage period on any employed person shall not exceed dash of the wages। कितने परसेंट होना चाहिए मैक्सिमम? तो भैया उसका नंबर है 3%, इससे ज्यादा का आप एक्सीड नहीं कर सकते एक वेज पीरियड में। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ, भैया 15 साल से छोटे व्यक्ति पर कभी भी आप कोई भी फाइन नहीं लगा सकते। क्या ये बात समझ आई? नहीं? तो ये यानी चाइल्ड की बात हो रही है, एक तरह से जो अडोलसेंट भी नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, नो फाइन इज इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड, नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डैश डेज। यानी अगर मान लिया जाए कि आपने कोई इसमें से रिकवरी करनी भी है, जो इंस्टॉलमेंट्स की भी बात हो रही है, अगर वो धीरे धीरे पैसा भी काटते हो तो कितने टाइम के बाद आप ये पैसा रिकवर नहीं कर सकते। यानी किसी भी तरह का फाइन अगर आपने रिकवर करना है तो भैया 90 डेज में रिकवर कर लो। अगर वो 90 डेज एक्सपायर हो गए तो उसके बाद आप ये रिकवरी नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, एवरी रजिस्टर एंड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल बी प्रिजर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ, कितने साल तक आपको ये मेंटेन करके रखना पड़ता है मेरे भाई? 3 साल तक इस तरह के रजिस्टर और रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3। ठीक है, 3 इयर्स तक मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर contrary to the provisions of the act any deduction has been made from the wages of an employed person or any payment of wages application can be filed within। अगर आपने इन सारे के सारे प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में किसी भी तरह का डिडक्शन कर लिया वेजेस में से, तो ऐसे केस में आप क्या कर पाएंगे? एज एन एम्प्लॉई आप एप्लीकेशन फाइल कर पाते हैं। कितने महीने में? 12 महीने का टाइम दिया जाता है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दें कि भी मेरे साथ ये
गलत किया गया है। ठीक है, तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 21, विद इन विच पीरियड अ क्लेम अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कितने टाइम में वो क्या कह रहा है, विद इन विच पीरियड अ क्लेम अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ, कितने टाइम में डिस्पोज ऑफ आप कर देंगे उसे, 3 महीने में आपको वो डिस्पोज ऑफ करना ही करना है किसी भी हाल में। क्या ये बात समझ आई? अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, नो डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन शैल बी मेड इन केस ऑफ डिलेड वेजेस इफ द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट द डिले वाज ड्यू टू अ बोना फाइड एरर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अकरेंस ऑफ एन इमरजेंसी, बिल्कुल ठीक बात है। द फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई फॉर और एक्सेप्ट पेमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। इन सभी केसेस में ही क्या कर दिया जाएगा, डिले क्या किया जाए कि भी कोई डायरेक्शन फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? अगर अथॉरिटी को क्या लग जाए कि भी ये गलती से हो गया, इमरजेंसी थी, या फेलियर ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन टू अप्लाई और एक्सेप्ट पेमेंट, यानी एम्प्लॉय ने उसको पेमेंट को लिया ही नहीं। ठीक है कि नहीं? यानी ऐसे सभी केसेस में जहां पर एम्प्लॉयर की गलती ना हो, ठीक है कि नहीं, जहां पर भी एम्प्लॉयर की गलती ना हो वहां पर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक बात है कि नहीं दोस्तों? तो यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।